ये फर्स्ट टेस्ट है, चैप्टर वाइज चैप्टर्स हैं मोशन एंड फोर्सेस, इसके अलावा पावर और वर्क के बारे में है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 69। The magnitude of displacement may be dash or dash than the distance covered by the body। सपोज कर दे एक बॉडी पॉइंट ए से मोशन करके पॉइंट बी पर चला जाता है, लेकिन इस रास्ते से मोशन करके जा रहा हो। अब अगर आप मेजरिंग टेप लेकर इस रास्ते की लेंथ को मेजर कर दे, सपोज कर दे ये आंसर मेरे पास आ रहा है 500 मीटर, तो इसको आप बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। अगर आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है इस बॉडी ने इस डायरेक्शन में या इस रास्ते पर मोशन किया हुआ हो, लेकिन जिस पॉइंट से इसने मोशन स्टार्ट किया हुआ है, जिस पॉइंट पर ख़त्म किया हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट कितना डिस्टेंस पॉसिबल है, उसको आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल बात की लेंथ को डिस्टेंस कवर और शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट। तो अब अगर आप किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दे उसके डिस्टेंस पर, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इस केस में कम है डिस्टेंस कवर के मुकाबले में, तो इस वजह से ये रेशो आपके पास लेस देन 1 आएगा। लेकिन अगर इस बॉडी ने ये पाथ फॉलो करके किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मोशन की हुई है, तो फिर इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगी, तो ये रेशो आपके पास 1 आएगा। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो आपके पास या तो 1 से लेस आएगा या 1 के बराबर आ सकता है। अगर बॉडी ने डायरेक्शन चेंज किया हुआ है तो फिर इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपके पास कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस कवर, ये दोनों बराबर होंगे, तो रेशो आपके पास क्या आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास इक्वल एंड लेस। सेकेंड है आपके पास द रेशो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ बॉडी इज। रेशो आपके पास क्या आ सकता है, 1 आ सकता है अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो, और अगर डायरेक्शन चेंज की हुई हो बॉडी ने तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मुकाबले में कम होगा, तो ये रेशो लेस देन 1 आ सकता है। तो एमसीक्यूज नंबर 70 में आपके पास हैं लेस और इक्वल टू 1। 71 में है अ बॉडी इज मूविंग along a circular path of radius r. If the body cover 1.5 revolution, the ratio of its displacement to its distance cover। MCQs नंबर 71 है। इसमें ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव हो रहा है और 1.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। यहाँ से सपोज कर दे इस पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट किया हुआ, एक चक्कर मुकम्मल करके तो दूसरा आधा चक्कर मुकम्मल कर रहा, पॉइंट बी पर आ जाता है, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो अब इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान कितना है, डायमीटर के बराबर है, तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास 2r या डायमीटर के बराबर। लेकिन अगर आप एक्चुअल पाथ की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक इस बॉडी ने इस सर्कल का सरकमफ्रेंस कवर किया हुआ है, तो सरकमफ्रेंस आपके पास इक्वल होता है 2πr। क्योंकि आधा हिस्सा हाफ साइकिल मजीद कवर किया हुआ है, तो आपके पास डिस्टेंस जो है वो होगा 2πr प्लस πr, तो 3πr। अब अगर आप रेशो कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दें किस पर, डिस्टेंस पर, तो रेशो आपके पास आएगा 2r डिवाइडेड बाय 3πr, तो r कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 3π। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन सी, 2 डिवाइडेड बाय 3π। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 72। इसमें when a body is moving from point A to point B along a circular path of radius 4 cm as shown in figure, the displacement of a body। सर्कुलर पाथ पर ये बॉडी मूव हो रहा है और ये पॉइंट A से B पर चला जाता है।
जबकि सर्कल का रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। इस बॉडी ने इस रास्ते से मोशन किया हुआ, तो अगर आप इस रास्ते की लंबाई कैलकुलेट कर दे तो वो आपके पास होगा डिस्टेंस कवर। लेकिन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। इसमें आपके पास परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज रिक्वायर्ड है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दें, परपेंडिकुलर स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर भी आपके पास है। परपेंडिकुलर स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, उसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 4 स्क्वायर, वो भी 4 हैं तो 4 स्क्वायर अगेन। क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इस वजह से दोनों साइड पर क्या ले लें, स्क्वायर रूट। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। a प्लस a से आपके पास 2a आता है, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लें। 2 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट इसके साथ ही रहेगा, इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर होगा 4 इंटू अंडर रूट 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 इंटू अंडर रूट 2 मीटर। अगला है 73। A body is moving such that it travel from the first half distance at a speed 40 km per hour and the remaining half at a speed 60 km per hour. The average speed is। अगर एक बॉडी दो डिफरेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा है और आपसे एवरेज स्पीड मांगा गया है और डिस्टेंस सेम हो, तो आपने एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ा हुआ है, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर दो फासले हैं s1 और प्लस s2, दो टाइम्स होंगे t1 प्लस t2। यहाँ पर शॉर्टकट ये है कि अगर s1 और s2 बराबर हो तो आप एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला लिख सकते हैं v1 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। शर्त ये है कि s1 और s2 दोनों बराबर हो, लेकिन अगर टाइम बराबर हो, t1 और t2 बराबर हो और डिस्टेंस डिफरेंट हो, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 इफ़ t1 इज इक्वल टू t2। अब यहाँ पर चूँकि टाइम डिफरेंट है, फासला रिमेनिंग हाफ का जिक्र किया हुआ है, तो s1 और s2 दोनों बराबर हैं, तो इसमें आप पुटिंग कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 2v1 की वैल्यू है आपके पास 40, v2 की वैल्यू है 60 और v1 की वैल्यू है 40 प्लस 60, नीचे 100 आ जाएगा, तो इससे आपके पास आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। अगला एमसीक्यूज है 74। A body is moving with a speed 2 meter per second along east direction and then it start motion towards south in time interval of 1 second with the same speed. The magnitude of acceleration is। एक बॉडी है ईस्ट की तरफ चला जाता है, 1 सेकेंड में ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके साउथ की तरफ चला जाता है, लेकिन स्पीड सेम है, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड है और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय द बॉडी फॉर दिस चेंज, या आप लिख सकते हैं vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक ये कर लेते हैं कि वो वेलोसिटी को स्केलर मान के 2 - 2 कर देते हैं और कहते हैं एक्सेलरेशन 0 आएगा। हालांकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक बॉडी सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा, तो तब भी आपके पास एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी वेरिएबल है। तो यहाँ पर भी अगर आप देख ले, ये vi है और ये vf है,
Vf से Vi माइनस करना होगा, लेकिन चूंकि वेलोसिटी वेक्टर हैं आप अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस तरह नहीं होगा कि 2 - 2, आपने वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करना होगा। और वेक्टोरियली आप सब्ट्रैक्शन इस तरह करते हैं, जिस वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका नेगेटिव वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर दें। तो यहाँ पर हम Vf से Vi सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहले मैंने Vf ड्रा किया हुआ है। अब Vi का नेगेटिव वेक्टर हो, तो नेगेटिव वेक्टर आप जानते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो नेगेटिव वेक्टर जो है वो आपके पास, अगर Vi ईस्ट की तरफ है तो नेगेटिव वेक्टर जो है वो वेस्ट की तरफ होगा। तो ये आपके पास होगा 2 मीटर ये पर सेकेंड, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड। अब आप अगेन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। आप बिल्कुल इसी तरह पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दें तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि 1 सेकेंड है, चेंज इन वेलोसिटी को अगर आप टाइम पर डिवाइड कर दें और टाइम 1 सेकेंड हो तो ये आपके पास होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1। तो एक्सेलरेशन आपके पास अगेन √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 1 पर डिवाइड कर दे टाइम की। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला है 75, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज। आपने पढ़ा हुआ है जब सिंपल पेंडुलम का बॉब जो है वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, जिस रेट के साथ ये बढ़ रहा है वो रेट चेंज हो रहा होगा। ये एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पर 0 है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर 0 होगा। तो एक्सेलरेशन आपके पास सिंपल पेंडुलम की वो वेरिएबल हैं और मीन पोजीशन पर ये वैल्यू क्या है 0 है। वेलोसिटी में मानता हूँ मैक्सिमम है, लेकिन वेलोसिटी में 1 सेकंड में जो चेंज आ रहा है वो 0 है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास वेरिएबल बट 0 एट मीन पोजीशन, ऑप्शन सी। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज डैश देन इट्स एवरेज स्पीड। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा स्ट्रेट, तो फिर तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर ये सेम होता है। तो एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड की वैल्यू ये दोनों बराबर होंगे। सपोज कर दे यहाँ पर है 10 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है, लेकिन अगर एक बॉडी इस तरह मोशन कर रहा 10 मीटर 1 सेकंड में, 10 मीटर दूसरे सेकंड में और 10 मीटर तीसरे सेकंड में ही कवर कर रहा 1 सेकंड। अब अगर आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10 + 10 + 10 और इसको टोटल टाइम मीन 3 सेकंड्स पर डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगा कितना 30 डिवाइडेड बाय 3, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। लेकिन अगर आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास है द टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट इतना है विच इज इक्वल टू 10 मीटर, कितने वक्त में कवर हुआ है 3 सेकंड में। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी जो है उसकी मैग्नीट्यूड 10 मीटर डिवाइडेड बाय 3 आएगा विच इज लेस देन द एवरेज स्पीड। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की वैल्यू बराबर होगी, लेकिन अगर बॉडी ने डायरेक्शन चेंज किया हुआ है तो एवरेज स्पीड की वैल्यू हमेशा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। तो अब अगर आप रेशो कैलकुलेट करना चाहते हैं बिल्कुल इस तरह जिस तरह फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वाला किस्सा है, तो फिर उस केस में एवरेज स्पीड को एवरेज वेलोसिटी को अगर आप एवरेज स्पीड पर डिवाइड कर देते हैं तो रेशो 1 से लेस आएगा इस केस में, और उस केस में ये आपके पास 1 के बराबर आएगा। तो MCQs हैं आपके पास 76 द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी
इन दोनों का रेशो अगर आप कैलकुलेट कर दें, एवरेज स्पीड, ये हमेशा आपके पास लेस देन 1 होगा अगर बॉडी ने डायरेक्शन चेंज किया हुआ, इक्वल टू 1 होगा अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो किस्सा, क्योंकि स्पीड में आपके पास डिस्टेंस है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। 77 है द एवरेज इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन द टाइम एक्सिस। ये आपके पास टाइम है और ये वेलोसिटी है। इस टाइम एक्सिस से ऊपर, मीन ओरिजिन से ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब है बॉडी फॉरवर्ड मोशन कर रहा है। ओरिजिन के नीचे वेलोसिटी नेगेटिव है, बॉडी ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब अगर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब है वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर ये ग्राफ टाइम एक्सिस पर हो, आप जानते हैं एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 है, तो चूंकि ये ग्राफ टाइम एक्सिस पर है तो v की वैल्यू आपके पास 0 होगी। तो यहाँ पर है ऑप्शन डी, द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है। अगर ये ग्राफ यहाँ पर होता टाइम एक्सिस के ऊपर तो फिर वेलोसिटी 0 नहीं होता, एक्सेलरेशन 0 होता, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती। 78 में है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इज अबव द टाइम एक्सिस बट द स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसी तरह स्लोप क्या है, यूनिफॉर्म है और स्लोप नेगेटिव है, नीचे आ रहा है। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ या किसी भी क्वांटिटीज के लिए अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं और वो नीचे आ जाता है तो स्लोप नेगेटिव शो होगा, और अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप यूनिफॉर्म भी होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के ऊपर है। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर हो इसका मतलब है बॉडी फॉरवर्ड मोशन कर रहा है। जब भी बॉडी रिवर्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मीन यू टर्न लेकर वापस आ रहा हो, तो ये ग्राफ नेगेटिव वेलोसिटी शो करेगा, ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर है तो बॉडी फॉरवर्ड मोशन कर रहा है, और स्लोप क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप डिसेलरेशन बोलते हैं जिसमें स्पीड कम हो रहा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन in forward direction. Option D is correct. The area under the velocity time graph, आपने पढ़ा हुआ है कि velocity time graph का अगर आप एरिया निकाल दे तो इससे आपके पास distance covered by the moving body आएगा। तो 79 में आपके पास है distance covered by the body, option A is correct. 80 है in 3 equation for uniformly accelerated motion which equation is scalar equation। 3 equation आप जानते हैं। 80 फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास VF is equal to VI plus 80, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो ये टर्म भी वेक्टर, ये टर्म भी वेक्टर, ये टर्म भी वेक्टर। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। टाइम आपके पास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, टाइम अगेन स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। लेकिन अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देख ले तो VF स्क्वेयर इज इक्वल वो 2AS is equal to VF square minus VI square। अब ये आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, दूसरा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। दो वेक्टर्स को यहाँ पर क्योंकि डॉट है और जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दे और उससे रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी आए तो फिर इसको आप स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो इस वजह से मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या बोल सकता हूँ, स्केलर इक्वेशन, जबकि बाकी दो जो है उसका हर एक टर्म एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है।
81 है, in 3 equation for वो 81, an agent which changes or tends to change the state of rest or uniform motion, वो क्वांटिटी जो किसी बॉडी को स्टेट चेंज करना चाहता हो या चेंज कर रहा हो, वो आपके पास है फोर्स। अगर एक बॉडी रेस्ट में है और आप उस पर फोर्स अप्लाई कर दें और उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाता है। अगर यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है और आप इसको स्लो डाउन या तेज करना चाहते हैं तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो 81 में है आपके पास फोर्स, वो क्वांटिटी है जो किसी बॉडी की मोशन को चेंज कर रहा होता है। जितना मास ज़्यादा होगा 82, जितना मास ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इस वजह से आप कह सकते हैं मास इज़ द मैयर ऑफ इनर्शिया। अगर आप मास मैयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसमें जो इनर्शिया मौजूद है उसको मैयर कर रहे हैं। तो ऑप्शन वो 82 MCQs में ऑप्शन है आपके पास मास, ऑप्शन ए। 83 है, इफ द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन टू बॉडीज of masses m1 and m2, then the ratio of acceleration a1 divided by a2 is equal to, second law of motion में आपने पढ़ा हुआ है, acceleration is inversely proportional to mass and directly proportional to the applied force। अब क्योंकि applied force constant है तो acceleration masses के साथ directly masses के साथ inversely proportional है। तो यहाँ पर 83 MCQs में आपके पास a1 divided by a2 equal होगा। अगर inverse relation हो, a1 ऊपर है तो यहाँ पर m1 जो है वो नीचे है, inverse relation, a2 यहाँ पर नीचे है तो m1 वहाँ पर ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि a is inversely related to mass। अगर ये फोर्सेस होते F1 डिवाइडेड बाय F2 तो फिर M1 ऊपर होता क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा होता। एंड इलेक्ट्रॉन्स 84 में है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेलरेटेड बाय द सेम फोर्स, मीन इलेक्ट्रॉन्स पर और प्रोटॉन पर मैंने सेम फोर्स अप्लाई किया। एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? जिसका मास कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो प्रोटॉन के मुकाबले में 1836 टाइम्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, प्रोटॉन में कम होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपके पास होगा 1 डिवाइडेड बाय 1836। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हेन अ फोर्स F1 प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body of mass m1 and m2 and force F2 produce the same acceleration in a body of mass m2, then F1 पहले जिक्र किया हुआ है। अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पर फोर्सेस होते हैं तो चूंकि एक्सेलरेशन फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो F1 अगर ऊपर है तो M1 ऊपर होगा, F2 नीचे है तो M2 नीचे होगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। 86 में है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कैन नेवर ब्रिंग अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो बॉडी को इक्विलिब्रियम में, कहने का मतलब ये है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। अगर ये एक बॉडी है और आप इस पर इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स लगा दें, दूसरे डायरेक्शन में भी 50 न्यूटन फोर्स लगा दें, तो फिर इस केस में ये बॉडी, ये फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर एक्शन भी तो अपोजिट डायरेक्शन में, रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी बराबर हैं, तो वो एक दूसरे को बैलेंस क्यों नहीं करते? तो आंसर है ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को तब बैलेंस करेंगे जब ये एक ही बॉडी पर लग रहे होंगे, लेकिन एक्शन तो किसी और बॉडी पर लग रहा है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते या किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ऑप्शन सी। The linear momentum of a body is decreased by 20%, then the kinetic energy is decreased by
आपने पढ़ा हुआ है किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर आप इंक्रीज कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन चूंकि काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर है, मोमेंटम में जस्ट v है, तो दोनों की परसेंटेज में फ़र्क होगा। उसके लिए आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी बॉडी की मोमेंटम को x% इंक्रीज कर दें, मोमेंटम आपके पास हो x%, तो फिर काइनेटिक एनर्जी की जो परसेंटेज होगा वो आपके पास होगा 2x + x² डिवाइडेड बाय 100%। अगर आप इन्हें इंक्रीज किया हुआ है तो प्लस, और अगर आपने डिक्रीज किया हुआ है तो माइनस। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 20% इंक्रीज किया हुआ है तो x की जगह पर 20 पुट कर दे तो 2 × 20, और डिक्रीज का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है तो -20² डिवाइड बाय 100, 40 आ जाएगा। ऐसे नंबर जिसमें ज़ीरो हो और आप उसका स्क्वायर लेना चाहते हैं तो स्क्वायर लेने का आसान तरीका ये है, आप ज़ीरो की तादाद डबल कर दें। अगर उसमें 1 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो लगा दें, अगर 2 है 4 कर दें, और अगर 3 है तो 6 कर दें। तो यहाँ पर 20 है, उसमें 1 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरोज़ लगा दिए, और वो जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लें। तो 2 है तो 2 का स्क्वायर ले लें तो 400 आ जाएगा। 100 पर डिवाइड कर दें, 40 से 4 माइनस कर दे तो 36% जो है वो काइनेटिक एनर्जी की डिक्रीज आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है 88। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, देन द लीनियर मोमेंटम विल बी इंक्रीज। आप इसके लिए जहन में ये कंसेप्ट रखें कि अगर आपने किसी बॉडी की मोमेंटम इंक्रीज किया हुआ है या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज इंक्रीज की हुई, जितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है मोमेंटम उसके बराबर इंक्रीज नहीं हो सकता, उसके आधे हिस्से के बराबर भी इंक्रीज नहीं हो सकता। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी 100% इंक्रीज की हुई है तो मोमेंटम जो है वो 50% से भी कम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज किया हुआ है तो मोमेंटम जाहिर है 300% तो नहीं हो सकता, 200% भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके आधे से भी कम परसेंट इंक्रीज होगा। तो 300 का अगर आप आधा निकाल दे तो 150 आ जाएगा। अब 150 से भी ये परसेंटेज कम होगा, तो एक ऑप्शन है इसमें 100% विच इज लेस देन 150%। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास 100%। आप इस फार्मूले में पुटिंग करके 300% ला सकते हैं। अगर आप मोमेंटम 100% इंक्रीज कर दें तो ये आपके पास होगा 200, और ये आपके पास होगा 10,000 को 100 पर डिवाइड कर दे तो 100, तो 200 प्लस 100 तो आपके पास 300 आ सकता है। तो इस वजह से तो इसके लिए जस्ट कंसेप्ट याद रखें, जितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है मोमेंटम उसके हाफ हिस्से से भी कम परसेंट इंक्रीज होगा। 89 में है 100 किलोग्राम कार कैन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड 25 meter per second in 10 seconds. What average power must be engine of the car produces to cause this acceleration neglect fraction? पावर का फार्मूला आप जानते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो 89 है आपके पास पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब चूंकि ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, अगर आप किसी बॉडी पर वर्क कर दें तो ये वर्क डन जो है और बॉडी मोशन स्टार्ट कर दें तो ये वर्क डन उस बॉडी को मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो वर्क डन आप कर रहे हैं ये इस बॉडी को मिल रहा है काइनेटिक एनर्जी की सूरत में। तो आप लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू हाफ mv² डिवाइडेड बाय टाइम। 10 किलोग्राम बॉडी है, एक्सेलरेट कर रहा हूँ रेस्ट से, स्पीड है आपके पास 25। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², इसमें पुटिंग कर दे, टाइम की वैल्यू है आपके पास, मास की वैल्यू है आपके पास, मास की है 1000, वेलोसिटी है 25 स्क्वायर
टाइम है आपके पास 10। तो ये एक ज़ीरो इसके साथ ख़त्म। 100 को 2 पर डिवाइड कर दे 50 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर ले ले 625 आ जाएगा। अब 50 के साथ मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करना आसान है, आप एक ज़ीरो लगा दे। तो अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपके पास होगा 6250। अब आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इजीली आपके पास आ सकता है 31 और 7 ज़ीरो। 5 के साथ 625 को अगर आप 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दे, बाद में 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, या पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दे फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3125 आ जाएगा। और 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, एक ज़ीरो लगा दे, तो ये इतना वाट पावर आ जाएगा। अब क्योंकि ऑप्शन में किलो वाट है तो 1000 पर डिवाइड कर दे तो आपके पास 31.25 किलो वाट आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी। A body of mass 5 kg initially at rest is moved by horizontal force 2 Newton on a smooth horizontal surface. Force नहीं है यहाँ पर, horizontal surface. Find the work done by the force in 10 seconds. अब यहाँ पर मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है और आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का फार्मूले में तो आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दें और उसके बाद आप क्या कैलकुलेट कर दें, वर्क डन। तो MCQs हैं 90। फर्स्ट आपने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट सेकंड इक्वेशन से कैलकुलेट हो सकता है इजीली, लेकिन अगर एक्सेलरेशन हो तो F इज इक्वल टू ma, तो A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M। F दिया हुआ है 2 न्यूटन और मास भी दिया हुआ है, 2 को 5 पर डिवाइड कर दे 0.4 वगैरह आ जाएगा। वो फोर्स मौजूद हैं। अब आप डिस्प्लेसमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। S इज इक्वल टू V80 प्लस हाफ AT स्क्वायर। चूँकि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर ये टर्म 0 हो जाता है तो S आपके पास इक्वल होगा 1/2 AT स्क्वायर। इसमें जस्ट पुटिंग कर दें, 1/2 A की वैल्यू ऊपर मौजूद है 0.4, टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड। At rest is moved by horizontal force 2 Newton on a smooth 10 seconds दिया हुआ। स्क्वायर ले लें, 10 के साथ दोबारा जीरो है, जीरो की तादाद डबल कर दें तो आपके पास 100 हो जाएगा, 1 1, तो 2 पर डिवाइड कर दें, 100 को 50 आ जाएगा, 50 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब दोबारा वही 50 के साथ मल्टीप्लाई करना मुश्किल है तो पहले आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4.4 से 4 बन जाएगा और फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास 20 जूल वर्क डन आ जाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आपके पास A body of mass 5 kg initially at rest is moved by horizontal force 2 Newton on a smooth horizontal surface. Find the work done by the force. ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आया S है। अब आप वर्क डन कैलकुलेट कर दें Fs, तो फोर्स की वैल्यू है 2, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 20, मल्टीप्लाई कर दे तो 40 जूल वर्क डन आ जाएगा। अगला MCQs है 91। A force of 3I2J 4K Newton gives a particle's displacement. डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है और फोर्स भी दिया हुआ है, वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इजी है। Fs
x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, मीन जो i है उसको i वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, जो j है j के साथ मल्टीप्लाई कर दे, और जो k कंपोनेंट है z कंपोनेंट है उसको z कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके पास है 3 और 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 6, और 2 और -3 मल्टीप्लाई कर दे तो -6, 4 और 5 मल्टीप्लाई कर दें तो 20। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 20 जूल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। A lorry and a car is moving 92 है आपके पास। एक लॉरी एंड अ कार इज मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब है दोनों पर सेम वर्क डन हो चुका है। एंड ब्रॉट टू रेस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर एक बॉडी मूव हो रहा है और आप इसको रेस्ट में लाना चाहते हैं तो जाहिर है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना होगा। अगर आप फोर्स अप्लाई कर देते हैं और सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर ज़रूरी है डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उसको रोकने के लिए सेम वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। तो अगर दो बॉडीज हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है और दोनों पर आप सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट सेम होगा। वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, जब वर्क डन सेम हो फोर्स सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। तो लॉरी और कार दोनों को एक ही डिस्टेंस पर आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन है रुकेगा तो ऑप्शंस हैं दोनों सेम डिस्टेंस पे, ऑप्शन सी बोथ इन सेम। तो 92 है आपके पास ऑप्शन सी। अगला है अ ट्रक ऑफ मास 10,000 किलोग्राम मूव्स अप एन इंक्लाइन प्लेन राइजिंग 1 in 50 with a speed 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द पावर ऑफ द इंजन। इंक्लाइन प्लेन पर मोशन कर रहा है, ऊपर जा रहा है। MCQs एक ट्रक है इंक्लाइन प्लेन पर जा रहा है, इस तरह मूव हो रहा, ये ऑब्जेक्ट है। फिफ्टी 10,000 किलोग्राम मास है, इंक्लाइन प्लेन पर जा रहा है। राइजिंग 1 in 50 का मतलब है अगर ये 50 मीटर इस तरह चला जाता है तो ये जो ऊपर हो रहा होता है वो 1 मीटर हो जाता है। अगर ये 50 फीट इस तरह चला जाता है तो 1 फीट ऊपर होगा। अगर ये 50 सेंटीमीटर इस तरह चला जाता है तो 1 सेंटीमीटर ऊपर होगा। तो ये अगर आपके पास ये फासला 50 मीटर है तो ये जो ऊपर हो चुका होगा ये कितना होगा, 1 मीटर। राइजिंग 1 in 50 with a speed 36 किलोमीटर। फाइंड द पावर ऑफ द इंजन। अब पावर कैलकुलेट कर दे तो पावर का फार्मूला आप जानते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर इस बॉडी पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इसका वेट है एक, which is equal to mg। दूसरा इस सरफेस का रिएक्शन है इस डायरेक्शन में। जब भी फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना इजी है। इन सेम डायरेक्शन वो ऐड कर दे, अपोजिट डायरेक्शन में एक से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दे। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में भी ना हो, अपोजिट डायरेक्शन में भी ना हो तो फिर इस केस में आप रिजॉल्व करते हैं वेक्टर्स को। तो यहाँ पर मैंने वेट रिजॉल्व किया। अगर ये थीटा है, ये भी आपके पास क्या होगा, थीटा। तो इसको अगर आप रिजॉल्व कर दे तो ये आपके पास mg cos थीटा होगा और थीटा के सामने जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास होगा mg sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है mg sin थीटा। अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहते हैं तो ज़रूरी है जितना वेट का कंपोनेंट है उतना ही अप्लाइड फोर्स होगा। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स आपके पास इक्वल है mg sin थीटा के, तो वो अप्लाई कर दें पावर।
और का फार्मूला है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क आपके पास है एफ एस डिवाइडेड बाय टाइम, और एफ एस बाई टी आप वेलासिटी लिख सकते हैं। तो फोर्स पावर जो है वो फोर्स और वेलासिटी का डॉट प्रोडक्ट है। अब फोर्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है mg sin थीटा। वेलासिटी की वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जस्ट आप पुटिंग कर दें। तो mg sin थीटा, वेलासिटी है आपके पास v, तो m की वैल्यू है 10,000 और g की वैल्यू उसने कहा हुआ है 10 ले ले, तो 10 लिया हुआ। sin थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 50। वेलासिटी क्योंकि मैंने मास जो है वो किलोग्राम में पुट किया हुआ है, इस वजह से एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पुट किया हुआ है, तो आपने ये जो स्पीड है उसको पुट करना होगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। शॉर्टकट ये है कि किलोमीटर पर आवर को जब भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करते रहें मीटर पर सेकंड में। 18 1 ज़ा 18, 82 ज़ा 36, तो ये 2 हो जाएगा, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ये 10 हो जाएगा। तो ये आपके पास होगा 10,000 इंटू 10, 1/50 इंटू 10। एक जीरो इस जीरो के साथ ख़त्म। 5 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 2 आ जाएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 20,000 आ जाएगा। 1000 आपके पास किलो के बराबर है, तो 20 किलो वाट आपके पास क्या होगा आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 94 है, a 50 kilogram block is pulled at a constant speed of 4 meter per second or a horizontal surface by a force of 125 Newton direct at 60 degree above the horizontal surface. What is the rate? Rate mean power calculate करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप एक्सेलरेशन बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क को आप पावर बोलते हैं। तो ये एक बॉडी है और इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस तरह, लेकिन बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस तरह, तो ये S है और ये F है, दोनों के दरमियान एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री। पावर आप जानते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो वर्क जो यहाँ पर है वो आपके पास इक्वल है 50 किलोग्राम मास है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और 125 न्यूटन डिस्टेंस है, फोर्स है, 60 डिग्री एंगल है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर कैलकुलेट करना है, तो वो आपके पास है एफ एस cos थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें आप पुटिंग कर दें, 50 पुट कर दें और एफ एस cos थीटा, या दूसरा फार्मूला है एफ डॉट वी डिवाइडेड बाय टाइम, तो एफ वी cos थीटा हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू है कितना, मास है आपके पास 50 किलोग्राम, ब्लॉक इज पुल्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, फोर्स की वैल्यू है 125, स्पीड है आपके पास 4, एंगल है 60 डिग्री का 60 किस चीज़ के इक्वल है 0.5 के, तो 125 इंटू 4 इंटू 0.5, 0.5 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 2 आ जाएगा, 2 को 125 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 250 वाट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ मूविंग बॉडी नीड नॉट टू हैव, अगर एक बॉडी मोशन कर रहा है तो उसके पास जरूरी नहीं है क्या, काइनेटिक एनर्जी, अगर मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा, मोमेंटम भी होगा, वेलोसिटी भी है, ज़रूरी नहीं है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो। मैं ये नहीं कह रहा ज़रूर नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन नीड ज़रूरी नहीं है। 95 है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी,
ज़रूरी नहीं है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो। 1 वाट आवर इज इक्वल टू, आप जानते हैं 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 × 10⁻6 जॉल के बराबर है, लेकिन इस क्वेश्चन में किलो का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, तो आप ये 3.6 मेगा या 3.6 × 10⁻6 जॉल ना लिखा करें। ऑप्शन ए करेक्ट है, 3.6 × 10⁻3 जॉल वाट आवर हैं, किलो वाट आवर नहीं है। एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स अ टेंशन ऑफ 25 न्यूटन इन केबल आपके पास मौजूद हैं और फोर्स मौजूद है, मीन टेंशन, स्पीड भी दिया हुआ है, तो पावर का फार्मूला वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी मौजूद है। फोर्स और वेलोसिटी दोनों मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास पावर आ जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है, MCQs नंबर 97। पावर इज इक्वल टू F × V, तो F की वैल्यू है 45, V की वैल्यू है 2, तो आपके पास आ जाएगा 90 वाट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The kinetic energy of a projectile at a highest point is half of its initial kinetic energy. The angle of projection is, जब भी आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट कर देते हैं, ये आपके पास है 98, ये प्रोजेक्टाइल है, मैंने इसको इस तरह प्रोजेक्ट किया हुआ। अब जानते हैं जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर देते हैं तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। x कंपोनेंट चूंकि इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, इस वजह से x कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। y कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डिक्रीज हो रहा होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास अगर वेलोसिटी है तो वो इस वेलोसिटी की सिर्फ x कंपोनेंट मौजूद होगी, इनिशियल वेलोसिटी की x कंपोनेंट मौजूद होगी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी v0 है और ये आपके पास x कंपोनेंट है तो v0 cos थीटा, और ये आपके पास y कंपोनेंट है तो v0 sin थीटा। तो अपवर्ड मोशन में ये v0 sin थीटा जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है v0 तो vf जो है जस्ट x कंपोनेंट होगा v0 cos थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी v0 cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी v0। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी इसके मुकाबले में क्या है, हाफ है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास इक्वल होगा 1/2 mv², लेकिन v क्या है, v0 cos थीटा। ये इक्वल हो जाएगा 1/2 mv0² cos² थीटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो आपके पास इक्वल है हाफ m। v कितना है, v0, तो v0²। ये फाइनल, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये साफ फरमा रहा है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट पर जितनी है उसका आधा हिस्सा है। तो मैं कह सकता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर दे तो ये आपके पास है हाफ m v0² cos² थीटा इज इक्वल टू 1/2 ये, और ये 1/2 m v0²। सिंप्लीफाई कर दे v0² के साथ, m के साथ, 1/2 के साथ, तो आपके पास रह जाएगा cos² थीटा इज इक्वल टू 1/2। चूंकि आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लें, कास को उस साइड पर ले जाए इन्वर्स हो जाएगा, तो कास इन्वर्स ऑफ 1/√2। और इसका अगर आप इन्वर्स ले लें टेबल से
तो वो आपके पास हो जाएगा 45 डिग्री। तो जब भी आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दें तो अगर आपने यहाँ पर 10 जूल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो वहाँ पर 5 जूल होगी, अगर आपने यहाँ पर 20 जूल एनर्जी दी हुई है तो वहाँ पर 10 जूल होगी, हाँ आधा हिस्सा होगा। शर्त ये है आप 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दें। अगला है 99, तो 98 में ऑप्शन बी सही है 45 डिग्री। 99 में है आपके पास अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी E एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट। यही फार्मूला यूज कर दे। यहाँ पर एंगल आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड है, वहाँ पर एंगल गिवन है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यूज पुट कर दें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है G, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है कितना 1/2 m v0 स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसने दिया हुआ है E मीन 1/2 m v0 स्क्वायर। इसको जस्ट कंपेयर कर दें, ये मालूम करना है। एंगल आपके पास है, इसको आप देख ले 1/2 m v0 स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है ये E के इक्वल है, तो इसमें जस्ट E पुट कर दे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, तो ये आपके पास होगा E cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू भी दी हुई है 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू है 60 डिग्री, √3 डिवाइडेड बाय 2 और उसका स्क्वायर ले लें तो आपके पास 3e डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3e डिवाइडेड बाय 4। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m इज E, इट्स मोमेंटम इज। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगर आप दोनों साइड पर मास मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास होगा me और m स्क्वायर v स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर, तो 2 वहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट में चेंज कर दें तो p इज इक्वल टू 2me अंडर रूट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2me अंडर रूट। 100 में सही ऑप्शन है ये। Two bodies of masses m and 4m are dropped from the top of the tower. अगर दो बॉडीज हैं और उसको आप एक टावर से नीचे गिरा रहे हैं 101, टावर से अगर आप नीचे गिरा रहे हैं तो जब ये आपके हाथ में मौजूद हैं तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। जब ये नीचे आ रहे होंगे तो हाइट कम होगा लेकिन स्पीड बढ़ रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा होगा, जिसकी वजह से जितनी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जितनी पोटेंशियल एनर्जी ये लॉस करेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो एक का मास 4m है और दूसरे का m है, तो जो 4m है उसके पास 4 गुना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, तो जब नीचे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 4 गुना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो रेशो आएगा वो आपके पास 1:4 आएगा, ऑप्शन सी। उस 4m वाले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पहले के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा होगी। द टाइम टेकन बाय इंजन ऑफ पावर 10 किलोवाट टू लिफ्ट अ मास 200 किलोग्राम टू अ हाइट 4 मीटर, जी की वैल्यू आप क्या ले लें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पावर का फार्मूला है MCQs नंबर 102। पावर का फार्मूला है आपके पास वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम चूँकि हमने कैलकुलेट करना है तो वर्क डन डिवाइडेड बाय P, और ये जो वर्क डन ये इंजन कर रहा है बॉडी को उठाने के दौरान, तो ये वर्क डन बॉडी को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh। पावर इसमें जस्ट पुटिंग कर दें, मास की वैल्यू है आपके पास
कितना है 200, जी की वैल्यू उसने दिया हुआ है 10, हाइट भी गिवन है 40, पावर भी गिवन है 10 किलोवाट, 10,000 वाट। एक जीरो इस जीरो के साथ ख़त्म, ये ख़त्म, ये दो जीरो इस जीरो के साथ ख़त्म, तो आपके पास 4 1 ज़ा 4 और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 8 सेकेंड। तो सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन सी। अगला है 103। The kinetic energy required by a body of mass m is traveling a certain distance starting from rest under the constant force। किसी बॉडी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना वर्क डन किया हुआ है। अगर मैं इस पर ज़्यादा वर्क डन कर दूं तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कम वर्क डन कर दूं वेलोसिटी कम होगी। तो किसी बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क डन कर रहे हैं। यही वर्क डन इसको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक बॉल है, आप इसको थ्रो कर रहे हैं, तो अगर आपने ज्यादा वर्क डन किया हुआ है तो उस बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अगर आपने कम वर्क डन किया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो ये वर्क डन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। 103 में ऑप्शन डी, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ये वर्क डन पर डिपेंड करेगा कि आप कितना वर्क डन कर रहे हैं। अ बॉडी इज लिफ्टेड बाय अ मैन टू अ हाइट 1 मीटर in 30 seconds. Another man lifted the same mass to the same height in 60 seconds. एक बंदा एक बॉडी को उठा रहा है किसी हाइट तक, 1 मीटर हाइट तक 30 सेकंड में। दूसरा बंदा उसी बॉडी को उसी हाइट तक उठा रहा है लेकिन 60 सेकंड में। किसका वर्क डन ज्यादा होगा? क्योंकि वर्क डन टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो जितना वर्क डन फर्स्ट बॉडी ने किया हुआ है उतना ही वर्क डन दूसरे बॉडी ने भी किया हुआ है। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। हाँ, अलबत्ता अगर पावर का जिक्र कर दें तो जिसने 30 सेकंड में उठाया हुआ है इस बॉडी की उसका पावर जो है वो ज़्यादा है क्योंकि टाइम उसने कम लिया हुआ, लेकिन वर्क डन जो है वो क्या है, सेम है। तो ऑप्शन बी 1:1, दोनों का वर्क डन सेम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मास 2 किलोग्राम एंड मोमेंटम 2 न्यूटन इज 105। काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं, वो इक्वल है 1/2m इंटू पी स्क्वायर। तो p की वैल्यू आपके पास मौजूद है, कितना है 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 तो 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1 जॉल। 1 जॉल काइनेटिक एनर्जी होगी। A gun is aimed horizontally at a target 60 meter away. The bullet hits the target 8 centimeter below the aiming point. Find the time of flight. क्योंकि horizontally launch projectile है और horizontal प्रोजेक्टाइल्स के लिए आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आप जानते हैं, वो आपके पास इक्वल होता है 2h डिवाइडेड बाई g। क्वेश्चन है 106। हॉरिजॉन्टल लॉन्च प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है 2h डिवाइडेड बाय g। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से जस्ट निकाला हुआ है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी जस्ट 0 पुट कर दे, आपके पास ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। तो इसमें अगर आप पुटिंग कर दे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 0.016। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 107 है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री। अगर आप किसी बॉल को या प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर देते हैं 107, तो एट 45 डिग्री आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो हाइट के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा होता है, या आप कह सकते हैं हाइट जो है वो रेंज के मुकाबले में 4 गुना कम होता है। तो इसमें अगर आप रेंज 10 मीटर पुट कर दें तो उसको 4 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास हो जाएगा 2.5 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 107 में 108 a ball is projected with a speed 20 meter per second. What are the two angle of projection for which the range is? रेंज का फार्मूला आप जानते हैं,
तो इसमें सही ऑप्शन आपके पास होगा 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, क्योंकि बाकी अगर आप उस रेंज फार्मूले में आप पुट कर दे, रेंज का फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। अगर आप यहाँ पर 15 पुट कर दे तो 15 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 30, साइन 30 जो है वो 0.5 के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, G की वैल्यू 10 पुट कर दें तो इससे आपके पास जो रेंज आ सकता है वो कितना होगा 20 मीटर। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है। When two bodies moving towards each other with a constant speed, the distance between them decreases at a rate 9 meter per second. If they move in the same direction with the same speed, the distance between them increases at a rate 4 meter per second. Find the speed. जब भी बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों के स्पीड्स प्लस करने पड़ते हैं, और जब ये सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे होते हैं तो फिर रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एक बॉडी के स्पीड से दूसरे बॉडी की स्पीड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों हैं, पहले केस में ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों की स्पीड क्या करने होंगे, प्लस करने होंगे। तो v1 प्लस v2 ये कह रहा है कि 9 मीटर पर सेकेंड आ रहा, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस करने पड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में जब ये जा रहे हैं तो 4 मीटर पर सेकेंड इसकी रिलेटिव स्पीड है, 109 है ये। इस इक्वेशन को जस्ट ऐड कर दे तो v2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास होगा 2v1, इन दोनों को ऐड कर दे तो आपके पास 13 आ जाएगा, और 13 को 2 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास 7.5 आ जाएगा। तो v1 की वैल्यू होगी 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 7.5 एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड। 110वां MCQs हैं। The displacement time graph for two particles A and B are straight lines inclined 60 degree and 30 degree to the time axis. Find the ratio of their speeds. इजी है, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो और उसका आप स्लोप निकाल दें तो स्लोप आपके पास इक्वल होगा स्पीड्स के, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और स्लोप जो है वो आपके पास टेंजेंट थीटा के इक्वल है। तो टेंजेंट थीटा 1 एक बॉडी के लिए, टेंजेंट थीटा 2 दूसरे बॉडी के लिए। एक का एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, दूसरे का एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। टेंजेंट 60 आप जानते हैं √3 के बराबर है, ये टेंजेंट 30 आप जानते हैं 1/√3 के बराबर है, तो ये आपके पास होगा √3 इंटू √3, दैट इज √3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3। तो 110 में आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन A 3। A body traveling 200 centimeter in first 2 seconds and 220 centimeter in the next 4 seconds, what will be the acceleration of the body? 111 MCQs। पहले 2 सेकंड में ये 200 सेंटीमीटर फासला कवर कर देता है, तो S इज इक्वल टू VIT, लेकिन चूंकि 2 सेकंड है तो t की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, प्लस हाफ A और 2 स्क्वायर। फिर ये कह रहा है यहाँ पर आपके पास वैल्यू है इसकी 200, ये 2VI प्लस 1 और 2 4 हो जाएगा, 4 को 2 तो 2A हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब ये आगे कह रहा है कि मजीद 4 सेकंड में ये 220 सेंटीमीटर फासला कवर कर दें। तो पहले 2 सेकंड ये हैं और उसके बाद 4 सेकंड, तो टोटल फासला जो है आपके पास 200 और 220 प्लस कर दे तो आपके पास 420 टोटल डिस्टेंस है, और टोटल टाइम आपके पास है 6 सेकंड्स। तो
तो ये आपके पास होगा 426 VI प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर ले लें, 36 को 2 पर डिवाइड कर दे 18A, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। ये 6 सेकंड में कवर होने वाला फासला है। 200 ये हैं और 220 मजीद 4 सेकंड में कवर कर रहा है। तो अब दो इक्वेशंस हैं, एक से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दें, या चूंकि कोएफिशिएंट्स सेम नहीं हैं तो आप क्या करें, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके पास होगा 600, कोएफिशिएंट इक्वलाइज करने के लिए 3VI प्लस 6VI 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6A, इसको इक्वेशन 3 कह दें। अब इस इक्वेशन से ये इक्वेशन जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर आप ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 600 से वो 420 निकाल दें तो आपके पास 180, ये और ये कैंसिल, -12 A एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, 12 यहाँ पर आकर डिवाइड कर दे तो A आपके पास हो जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्लो हो रहा है डिसेलरेशन। तो 111 MCQs में ऑप्शन है आपके पास B, -15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। A ball thrown vertically upward with a speed of 20 meter per second from the top of a tower strikes the base of the tower in 6 seconds. Find the height of the tower. अब चूंकि आपने 20 मीटर पर सेकंड के साथ उसको ऊपर फेंका हुआ है और उसमें एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी 20 से 10 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में 0 हो जाएगी, फिर ये 1 1 2 इस तरह मैं फेंक रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10, फिर यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, फिर वहाँ से जब ये मूव होगा तो दोबारा यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20। अब ये नीचे जा रहा, टोटल 2 सेकंड यहाँ पर 2 सेकंड यहाँ पर, इसके बाद ये कह रहा है कि 6 सेकंड के लिए मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब है इसने मजीद 2 सेकंड्स के लिए नीचे मोशन किया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी आप 20 ले ले और टाइम जो है वो आपके पास 2 सेकंड्स हैं, एक्सेलरेशन क्या है 10। तो आप जस्ट इक्वेशन यूज कर दें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दें, आप ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। VI कितना है 20 और T कितना है 2, 1 और 2, G कितना है 10 और टाइम आपके पास है 2, उसका स्क्वायर ले ले तो ये आपके पास आ जाएगा, इससे 40 और 20 उससे 60। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपके पास 60 मीटर है। 113 में है a boy on 20 meter high cliff drops a stone. 1 second later he throws down another stone, but both stone hit the ground simultaneously. Find the initial speed of the second stone. एक बंदे ने एक बाल फेंक ड्रॉप किया हुआ है और दूसरा बाल थ्रो किया हुआ है 1 सेकंड के बाद, लेकिन दोनों बाल जो हैं वो एक ही टाइम पर ज़मीन के साथ टकरा रहे हैं। आप बता दें कि सेकंड बाल को मैंने किस वेलोसिटी के साथ नीचे फेंका हुआ है। तो ऊपर पहला जो बाल है या स्टोन है वो तो मैंने जस्ट ड्रॉप किया हुआ है, तो अगर ड्रॉप किया हुआ है तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। VF इज इक्वल टू VI या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दें, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्योंकि मैंने इसको ड्रॉप किया हुआ है तो ये टर्म 0 होगा, तो S इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। वैल्यू है आपके पास 20 मीटर, 1/2, G की वैल्यू है 10, टाइम आपने कैलकुलेट करना है T स्क्वायर, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। 5 को इस पर डिवाइड कर दें, 1/2 10
4 आ जाएगा t की वैल्यू, स्क्वायर रूट ले ले तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। इस पहले स्टोन ने 2 सेकंड लिए हुए हैं, तो चूंकि ये दोनों साइमल्टेनियसली टकरा रहे हैं तो इस वजह से इस दूसरे बाल ने सिर्फ 1 सेकंड लिया हुआ होगा। तो ये है MCQs 113। तो सेकंड स्टोन के लिए टाइम कितना है, जस्ट 1 सेकंड, इसलिए टकरा रहा। तो अब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दें। 113 में है 20 मीटर हाई क्लिफ। फर्स्ट एक पत्थर मैंने फेंका हुआ है, दूसरा पत्थर फेंका हुआ है, 1 सेकंड के बाद दोनों साइमल्टेनियसली टकरा रहे हैं। दूसरे पत्थर की आपने क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड कैलकुलेट करना है। तो इजी है, S इज इक्वल टू VAT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आपके पास है, इनिशियल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करना है, S आपके पास है 20 और इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, टाइम आपके पास है 1 सेकेंड प्लस 1/2 और A की वैल्यू है 10, टाइम की वैल्यू है 1। तो VI जो है वो इस कैलकुलेशन से आपके पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास B। अगला है a vehicle having mass 500 kilogram is moving with a speed 10 meter per second. Sand is dropped into it at a rate of 10 kilogram per minute. What force is needed to keep the vehicle moving with the same यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक गाड़ी जा रहा है और उस पे आप रेत फेंक रहे हैं तो जाहिर है उसका मास बढ़ रहा होगा। अब अगर आप चाहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो तो फिर ज़रूरी है आपने फोर्स अप्लाई करना होगा अगर मास आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये आपके पास है MCQs 114। आप न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो F इज इक्वल टू मोमेंटम, यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चेंज हो रहा है मास डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, चेंज इन मास जो है वो आपके पास है 10 किलोग्राम पर मिनट। तो मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, डिवाइड कर 10। तो ये F इज इक्वल टू वेलोसिटी आपको गिवन है 114 में, मास आपके पास मौजूद है और चेंज इन मास मौजूद है 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी है 10 किलोग्राम पर मिनट वो है। व्हाट इज़ द फोर्स इज नीडेड टू कीप द व्हीकल द सेम स्पीड। तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, तो आपके पास ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/5 न्यूटन। मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब चूंकि यहाँ पर मास चेंज हो रहा है तो डेल m जो है वो मैंने पुट किया हुआ है, तो वेलोसिटी के साथ डेल m डिवाइडेड बाई t पुट कर दें। तो t आपके पास मौजूद है, मिनट में है, और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी भी आपके पास मौजूद है। आप जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अगला है 115। अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन गिव्स एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड। द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव इट एन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट है और उसको आपने 4 मीटर पर सेकेंड में एक्सेलरेशन देना है तो उसके लिए 12 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है। अब अगर आप एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड करना चाहते हैं तो जितने टाइम्स आपने एक्सेलरेशन बढ़ाया हुआ है उतने ही टाइम्स आपने क्या करना होगा, फोर्स बढ़ाना है। तो अब आप देख लें, एक्सेलरेशन आप 4 से 10 कर देते हैं तो कितने टाइम्स बढ़ा रहे हैं, 2/5 टाइम्स।
तो इतने टाइम्स आपके पास, यहाँ देख 10 को मैंने 4 पर डिवाइड किया तो ये आपके पास हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। तो एक्सेलरेशन मैंने बढ़ाया हुआ है 5/2 टाइम्स। तो क्या बढ़ाना होगा, फोर्स भी उतने ही टाइम्स बढ़ाना होगा। तो ओरिजिनल फोर्स है आपके पास 12 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे 5/2 तो इससे आपके पास आ जाएगा 30 न्यूटन। A bullet hit and get embedded in a solid block resting on a horizontal fractionless table। अब चूंकि बुलेट है और उसको आप लकड़ी के ब्लॉक्स पर फेंकते हैं और वो जाकर उस बॉडी के अंदर रह जाता है रेस्ट में, तो दोनों बॉडीज कंबाइन होकर एक बॉडी बना देता है। इसका मतलब है ये इनइलास्टिक कोलिजन है और इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन सिस्टम की वो ज़्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन वो कम होता है। तो यहाँ पर चूंकि इनइलास्टिक कोलिजन है 116 में, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो which quantity is conserved, momentum and kinetic energy? Kinetic energy only, momentum only, option C, inelastic collision। 17 में कह रहा है in an inelastic collision kinetic energy is more after the collision, kinetic energy is less after the collision। क्योंकि inelastic collision है, kinetic energy collision से पहले ज़्यादा होगा, collision के बाद कम होगा। तो ऑप्शन बी is correct, kinetic energy is less than। After the collision, at what angle of projection height and range of the projectile are equal? किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल की हाइट और रेंज दोनों बराबर होंगे? तो आप जो प्रोजेक्टाइल की रेंज की इक्वेशन है और हाइट की इक्वेशन है उन दोनों को बराबर ले ले और इसमें से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दे तो आपके पास थीटा आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4। 119 में है व्हेन अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लग रहा होता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में, दरमियान में एंगल है आपके पास 90 का, 90 0 के बराबर होता है। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। अगला है द FPS यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। 120 है आपके पास HP। The value of gravitational acceleration at a surface of Earth is g0. The value of g at the height equal to the radius of Earth। आप ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ा हुआ है gme डिवाइडेड बाय RE²। अब ये g0 की वैल्यू है। अब g की वैल्यू आपके पास, चूंकि आप हाइट हैं, कितना हाइट है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो ये 2RE² हो जाएगा। तो gme डिवाइडेड बाय 4RE²। ये जो है ये आपके पास g0 है तो g0 डिवाइडेड बाय 4। ऑप्शन C इज करेक्ट। इफ द अर्थ स्टॉप रोटेशन द वैल्यू ऑफ g एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर अगर अर्थ जो है वो इस तरह रोटेट हो रहा होता है तो पोल्स पर, ये पोल्स और इस अर्थ के इर्द इस तरह एक लाइन ड्रा कर दे, उसको आप इक्वेटर बोलते हैं। तो जब ये रोटेट हो रहा होता है तो इक्वेटर पर g की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है अगर ये स्टॉप कर दें। लेकिन पोल्स वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले पॉइंट मूव नहीं होते,
तो पोल्स पर अर्थ की रोटेशन की स्पीड अगर आप बढ़ा दे, कम कर दे, जीरो कर दें, तो पोल्स पर जी की वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। तो जब ये रोटेट हो रहा होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी इस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा होता है, जबकि अर्थ जो है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होता है। तो अब अगर अर्थ रोटेशन स्टॉप कर दे तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो 122 में आपके पास है ऑप्शन ए इंक्रीजेस। इक्वेटर पर वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन पोल्स अगर लफ्ज पोल का आया हुआ है, इक्वेटर यूज नहीं हुआ है, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। 123 में ये आपके पास है इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल्स। तो अब पहले डिस्कस कर चुका हूं कि पोल्स पर अर्थ की रोटेशंस की स्पीड बढ़ाने से या कम करने से या रुकने से, क्योंकि पोल्स जो हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशंस वहां से पास हो रहा है, तो पोल्स पर जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेम ऑप्शन सी। अगला है अ फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास। ये सही कर दे 10⁻⁻² है। फोर्स की वैल्यू क्या है, 124 में फोर्स की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻² न्यूटन है। 10 सेकेंड्स हैं और अ बॉडी ऑफ मास 10⁻⁻² मास है, किलोग्राम। इनिशियली एट रेस्ट आफ्टर विच द फोर्स सीज टू एक्ट। उसके बाद मैंने फोर्स ख़त्म किया हुआ है। फोर्स ख़त्म करने के बाद भी ये बॉडी आधा मीटर फासला कवर कर देता है 5 सेकंड में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास होगा फोर्स जो इक्वल है वो 10⁻⁻⁴ न्यूटन आएगा। सही।